हेलो फ्रेंड, डेक्स्टर्स क्लासेस में आपका स्वागत। मैं हूं जसबी। फ्रेंड्स, बात कर रहे हैं आज हम कि अमेरिकी एक संस्था है यूएस CIRF, जो कि धार्मिक मामलों की एक संस्था है। तो उसकी जो 2020 की रिपोर्ट आई है, तो उस रिपोर्ट में क्या कहा गया और भारत के संबंध में स्पेशली उन्होंने ये कहा है कि यहाँ पर अल्पसंख्यकों की जो धार्मिक स्वतंत्रता वो बहुत ज़्यादा खतरे में है, और इसी प्रमुख चिंता वाले देशों की श्रेणी में भी भारत को भी रखा गया है, कुल 14 देशों में। तो बात करेंगे डिटेल से इसके ऊपर कि ये संस्था की जो रिपोर्ट है वो कितना महत्व रखती है और भारत के ऊपर इस रिपोर्ट का क्या प्रभाव पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, बने रहेगा पूरे वीडियो में। वीडियो सुनने पूरा सुनिएगा, और सुनने के बाद यदि कोई भी आपका किसी प्रकार का सुझाव हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य दे सकते हैं। और हाँ, आगे बढ़ने से अभी एक निवेदन और है कि ये अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। और आपका चैनल सब्सक्राइब करना मेरे लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन का काम करेगा। तो अब बढ़ते हैं हम यहाँ पर। सबसे पहले बात करेंगे कि ये जो दुनिया भर में धार्मिक स्वतंत्रता पर नज़र रखने वाली अमेरिकी संस्था है यूएस कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं यूएस CIRF। तो उसने जो 2020 की अपनी सालाना रिपोर्ट जारी की है, उस रिपोर्ट के अंदर क्या कहा गया है, उससे बढ़ने से पहले यहाँ पर देख लेते हैं कि ये संस्था की पहले हम बात करेंगे कि ये संस्था कौन है, किसके द्वारा बनाई गई है और कितना इम्पोर्टेंस रखती है ये संस्था। देखिए फ्रेंड्स, यदि हम बात करें कि US CIRF की हम बात करें, तो ये एक अमेरिका की एक स्टेचुरी बॉडी है, यानी कि वहाँ की संसद, यानी कि कांग्रेस के द्वारा इसको बनाया गया है। क्योंकि अमेरिका में को संसद का नाम कांग्रेस अमेरिका के अंदर, तो उसके द्वारा अधिनियम पास करके बनाई गई थी 1998 के अंदर, यानी कि 1998 के अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्र अधिनियम के तहत इस संस्था का निर्माण किया गया था। और इसमें कांग्रेस के दोनों सदनों, यानी कि सीनेट और प्रतिनिधि सभा के सदस्य होते हैं। और ये जो प्रतिनिधि सभा और सीनेट के सदस्य होते हैं वो दोनों पार्टियों से होते हैं। तो यानी कि सत्तारूढ़ पार्टी से ही नहीं होते, यानी कि दोनों राजनीतिक दल है, जो ये प्रतिनिधि सभा और वहाँ की सीनेट है, उसमें जो रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक पार्टी के जो मेंबर हैं उनमें का संयुक्त रूप से इनको इसमें गठन किया जाता है, इस संस्था के अंदर सदस्यों को। तो आइए अब बात करते हैं। ये तो बात होगी कि 98 के अंदर इनका बनाया गया। अब यहाँ पर आता है कि इसकी रिपोर्ट पर चलते हैं हम, कि देखिए जो इन्होंने अपना ऑफिशियली हैंडल पर इनका ट्वीट भी किया हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दिस इज़ द फर्स्ट टाइम सिंस 2004 दैट US CIRF रिकमेंड्स इंडिया एज ए कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न, यानी कि वर्ष 2004 के बाद पहली बार भारत को शामिल किया गया है। कई वर्षों के बाद भारत को शामिल किया है कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न, यानी कि प्रमुख चिंताओं वाले देशों की श्रेणी में रखा गया है। और इसमें ये व्यक्त किया गया है कि बहुत ज़्यादा यहाँ पर इनको अल्पसंख्यकों को, इस धार्मिक स्वतंत्रता को बहुत बड़ा खतरा उत्पन्न हो चुका है। तो जिन देशों के अंदर अल्पसंख्यकों के अधिकारों को खतरा है, जैसे हम पाकिस्तान की हम बात करें, चाइना, उत्तरी कोरिया, ईरान, इज़राइल, और इन तमाम कंट्री के साथ साथ भारत को भी अब इसी श्रेणी के अंदर रखा गया है। रिपोर्ट में क्या कहा है कि रिपोर्ट में कहा गया है कि वर्ष 2019 में भारत में धार्मिक स्वतंत्रता में भारी गिरावट आई है और अल्पसंख्यकों पर हमले भी तेज हुए हैं। और इसके जो कुल 9 सदस्य हैं इस समय संस्था के अंदर, उनमें से 2 सदस्यों को छोड़कर, इन 2 सदस्यों ने भारत के पक्ष में बात रखी थी, और बाकी 7 सदस्यों ने भारत को अब चेतावनी देते हुए ये कहा है कि भारत में लगातार धार्मिक अधिकारों की, भारत में धार्मिक स्वतंत्रता का हनन हो रहा है, और वहाँ अल्पसंख्यक बहुत ज़्यादा उत्पीड़ित हो रहे हैं और डर के साए में जी रहे हैं। और जब ये उन्होंने ये जो बात कही है कि यहाँ पर उसका नाम रखा गया है, कैटेगरी दी गई है ये कि कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न, यानी कि खास चिंताओं वाले देशों की श्रेणी में ही रखा गया। और इसमें भारत के साथ साथ बाकी, यदि हम बात करें कंट्रीज विद पर्टिकुलर कंसर्न की श्रेणी में रखा गया बर्मा, चाइना, इरिट्रिया, ईरान, नाइजीरिया, उत्तर कोरिया, पाकिस्तान, रूस, सऊदी अरब, सीरिया, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और वियतनाम को भी रखा गया है। और यदि ये इन 14 देशों में से ये जो 5 देश है इस साल, हालांकि इनमें से जो शेष 9 देश है वो उनको वर्ष 2009 के अंदर भी इसी श्रेणी में रखा गया था, जैसे हम बात कर रहे थे बर्मा, चाइना, ईरान,
पाकिस्तान, इनको तो वर्ष 2019 में भी इसी श्रेणी में रखा गया था, लेकिन इस वर्ष जो 2020 की रिपोर्ट है इसके अंदर भारत, नाइजीरिया, रूस, सीरिया और वियतनाम को शामिल किया गया है। तो यानी कि कुल 14 देशों को इस श्रेणी में रखा गया है। अब यदि और यहाँ पर इनका ट्वीट भी देख सकते हैं कि ये कहा गया कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न इन यूएस CIRF एनुअल रिपोर्ट 2020, बर्मा, चाइना, इंडिया, ईरान, नाइजीरिया, नॉर्थ कोरिया, पाकिस्तान, रसिया, सऊदी अरबिया, सीरिया, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और वियतनाम को रखा गया है। और इसके अंदर ये कहा कि जो ये 14 देश हैं जिनको हमने इनको खास चिंता वाले देशों की श्रेणी में रखा गया है, उन्होंने ये कहा है कि वहाँ की सरकार इनमें शामिल और या फिर वहाँ की ऐसा सिस्टम स्थापित हो चुका है कि जो लगातार वहाँ के अल्पसंख्यकों के धार्मिक अधिकारों का वॉयलेशन कर रहा है और उनके धार्मिक अधिकारों को उत्पीड़न किया जा रहा है, उन्हें वंचित किया जा रहा है। तो इस प्रकार का उनके द्वारा ये सख्त लहजे में ये स्टेटमेंट जारी किया गया है। और भारत की यहाँ रिपोर्ट के अंदर कहा गया है कि असम के अंदर जो NRC आया था, यानी कि नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप बिल जो रजिस्टर आया और उसके अंदर जो वर्ष 2018 के अंदर जो रिपोर्ट जारी की गई थी, लिस्ट जारी की गई थी भारत सरकार के द्वारा असम के NRC की, तो उसके अंदर 40 लाख लोगों को जिस प्रकार आउट कर दिया गया था उस लिस्ट से, यानी कि भारत की नागरिकता से वंचित होना पड़ा था। तो उसके ऊपर भी उन्होंने ये कहा कि ये भारत के अंदर एक बहुत बड़ा लोगों के अधिकारों का हनन हो रहा है। इसी पर CAA आप जानते हैं कि सिटीजन अमेंडमेंट बिल 2019 आया, तो उसके लेकर भारत के अंदर जो आपने देखा कि लार्ज स्केल प्रोटेस्ट और दिल्ली के अंदर बड़े स्तर पर हिंसक घटनाएं हुई, वहाँ पर लोगों की मौत हो गई, आगजनी की घटनाएं हुई। तो उससे भी उसके अंदर स्पष्ट रूप से इसका भी जिक्र किया गया। इसके अलावा गौ हत्या के नाम पर जो मॉब लिंचिंग हो रही है कि भीड़ के द्वारा लोगों की हत्या की जा रही है, उसका स्पष्ट रूप से जिक्र है। इसके अलावा अल्पसंख्यक लोगों के प्रति जो अपराध बढ़ रहे हैं, हिंसाएं बढ़ रही है, और दिल्ली के अंदर जो हिंसक दंगे हुए जो CAA को लेकर, यानी कि सिटीजन अमेंडमेंट बिल को लेकर जो जिस प्रकार का आपने देखा कि माहौल बना, और शाहीन बाग के अंदर लोग लास्ट तक डटे रहे जब तक लॉकडाउन नहीं हुआ। तो वो सारी की सारी चीज़ों को इस रिपोर्ट के अंदर मेंशन करके बताया गया कि ये किस दौर से वहाँ का जो माइनॉरिटी तबका है वो गुजर रहा है और उनके धार्मिक अधिकारों की हनन हो रहा है। और क्योंकि यहाँ पर बात की CAA के ऊपर कई देशों के द्वारा भी क्वेश्चन उठाए गए, जैसे हमने बात करें मलेशिया के द्वारा, और पाकिस्तान की तो बात अब अलग है। इसके अलावा टर्की की बात करिए, वो और बहुत से देशों के द्वारा स्पेशली इसको मुद्दे को भी उठाया गया था, जिसके अंदर, और यदि आप डिटेल से इस वीडियो को देखना चाहते हैं NRC CAA के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, और यदि आप देखना चाहो तो मैं उसका डिस्क्रिप्शन लिंक दे दूंगा, आप उसको भी देख सकते हो यदि आपने इस वीडियो को नहीं सुना। बहुत ही डिटेल से इसके ऊपर मैंने एनालिसिस किया हुआ है। अब यदि हम बात करें तो इसके ऊपर सिफारिश भी की गई है इसके अंदर कि ये कहा गया है कि भारत सरकार को इसके ऊपर क्या है कि कुछ कड़े कानून बनाए जाने चाहिए और धार्मिक स्थलों की रक्षा करनी चाहिए, और जो लोग इस प्रकार के भड़काऊ भाषा का यूज करते हैं सार्वजनिक स्थलों के ऊपर, धार्मिक समुदाय के खिलाफ इस प्रकार की बयानबाजी करते हैं, भड़काऊ भाषा का यूज करते हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, चाहे वो व्यक्ति विशेष हो, कोई अधिकारी हो या फिर कोई सार्वजनिक संगठन हो। तो इस प्रकार की बात कही गई। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि भारत सरकार को अलग से मानवाधिकारों के रक्षा के लिए अलग से मानवाधिकार आयोगों और मानवाधिकार न्यायालयों की स्थापना करनी चाहिए। और इतना ही नहीं है, एक आगे बढ़ते हुए ये भी कहा गया है कि कि हमें भी एक अमेरिकी सरकार को भी अंतर्राष्ट्रीय मिशनरी और मानवाधिकारों के लिए कार्य करने वालों को विशेष रूप से क्या देना चाहिए, एक सहयोग देना चाहिए, उन्हें फंडिंग करनी चाहिए और उनको सिक्योरिटी प्रदान करनी चाहिए। इस प्रकार की सिफारिश भी की गई। और इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि यदि कोई भारत के इस प्रकार की कोई एजेंसी है जो अल्पसंख्यकों के अधिकारों का हनन करती है या उनके खिलाफ किसी प्रकार का इस प्रकार की कार्रवाई करती है जिससे कि उनके मानवाधिकारों का हनन हो रहा है, तो उनको भी बैन कर देना चाहिए, चाहे कोई व्यक्ति विशेष हो या कोई संगठन हो। तो इस प्रकार की उनके द्वारा सख्त सिफारिश की गई है।
अब क्वेश्चन बनता है कि क्या भारत को का क्या स्टांस है इसके ऊपर, भारत का क्या रवैया है। तो भारत ने इसको स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया। भारत ने कहा कि ये पूर्वग्रहों से ग्रसित है। और ये ताजुब की बात यहाँ पर ये भी है कि भारत ने इन लोगों को कभी भी वीज़ा नहीं दिया है। कई सालों से ये भारत के खिलाफ जिस प्रकार का दुष्प्रचार कर रहे हैं, भारत के खिलाफ इस प्रकार का जो गैर जिम्मेदाराना बयानबाजी करते, तो भारत ने इसके आधार पर लोगों को कभी भी इस संस्था से जुड़े लोगों को कभी भी वीज़ा नहीं दिया। और यहाँ पर भारत सरकार ने साफ रूप से डिनाई करते हुए, इस बात का खंडन करते हुए ट्वीट किया है कि वी रिजेक्ट द ऑब्जर्वेशंस ऑन इंडिया ऑन इन यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑफ इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम एनुअल रिपोर्ट। तो उन्होंने कहा है कि ये बायस और ट्रिमेंडस टेंडेंडियस कमेंटमेंट अगेंस्ट इंडिया आर नॉट न्यू, यानी कि ये इस प्रकार की जो इनकी टेंडेंसी बनी हुई है भारत के खिलाफ, इस प्रकार अनारगल शब्द यूज करने की, बयानबाजी यूज करने की, ये तो कोई नई बात नहीं है। पूरी तरह से ये पूर्वाग्रह से ग्रसित है और हम इसको कंप्लीटली डिनाई करते हैं, हम इसकी रिपोर्ट को खारिज करते हैं। तो ये भारत सरकार का स्पष्ट रूप से कहना है। अब यहाँ पर आता है कि भारत सरकार के द्वारा जो ये डिनाई किया गया और ये रिपोर्ट की यदि हम बात करें, क्योंकि ये रिपोर्ट वहाँ की संसद के संयुक्त प्रतिनिधिमंडल के द्वारा तैयार की जाती है, दोनों सदनों के दोनों दलों के संयुक्त प्रतिनिधि लोगों के द्वारा ये तैयार की जाती है। तो अब ये इम्पोर्टेंट, क्योंकि ये रिपोर्ट स्वतंत्र रूप से तैयार की जाती है, फिर उसके बाद संसद में सदन के पटल पर आती है और सदन के पटल पर आने के बाद उसके बाद देश का राष्ट्रपति उसको मंजूरी देता है उस रिपोर्ट को, और फिर रिपोर्ट को मंजूर राष्ट्रपति के हाथों में होता है कि इस रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की जानी चाहिए या नहीं की जानी चाहिए। और यदि हम प्रभाव उस रिपोर्ट के आधार पर हम प्रभाव की बात करें तो मुझे नहीं लगता कि भारत सरकार और के खिलाफ इस प्रकार की अमेरिकन सरकार कार्रवाई करेगी, क्योंकि वर्तमान की जो ट्रंप के नेतृत्व में सरकार है अमेरिका की, उसके भारत के साथ बहुत अच्छे संबंध है। और क्योंकि ये आपने देखा होगा कि ट्रंप सरकार के बहुत अच्छे संबंध होने का है और समय समय पर वो भारत सरकार की ओर से स्पेशली नरेंद्र मोदी को गुड फ्रेंड कहता है और एक अच्छे संबंधों की बात करता है। और ऐसे इतना ही नहीं है, यदि हम सैद्धांतिक रूप से देखें तो भारत और अमेरिका इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर एक बहुत बड़े स्ट्रेटजिक पार्टनर हैं, यानी कि साझीदार हैं, रणनीतिक साझीदार हैं, और दोनों मैरीटाइम सुरक्षा के लिए एक मिलजुल कर रणनीति के तहत काम कर रहे हैं इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर। इसके अलावा हम बात करते कि हथियारों का एक भारत बहुत बड़ा खरीदार है अमेरिका का। पहले चाइना का होता था, तो आज लगातार सिचुएशन बदलती जा रही है और भारत आज सबसे ज़्यादा हथियार यदि हम बात करें खरीद रहा है तो अमेरिका से खरीद रहा है। इसके अलावा यूएसए को महामारी में भी भारत के द्वारा बड़े स्तर पर दवाइयाँ सप्लाई की गई है, असिस्टेंट प्रदान किया गया, मेडिकल असिस्टेंट प्रदान किए गए। तो इस प्रकार से वर्तमान में यदि हम बात करें भारत और अमेरिका के निर्णायक दौर में संबंध पहुंच चुके हैं और मुझे आने वाले समय में और ज़्यादा अच्छे संबंध होने की उम्मीद है, क्योंकि अमेरिका पूरे साउथ एशिया की बात नहीं कर रहे हम, साउथ एशिया सब कॉन्टिनेंटल की बात नहीं कर रहे, पूरे वर्ल्ड की यदि हम बात करें तो यदि चाइना को कंडेन कर सकता है तो भारत ही एक ऐसा देश है जो चाइना को रोक सकता है। तो अमेरिका लगातार इस रीजन के अंदर, यदि हम इंडो पैसिफिक रीजन की बात करें या फिर साउथ एशिया रीजन की बात करें या पूरे एशिया कॉन्टिनेंट की हम बात करें, तो वहाँ अमेरिका लगातार भारत को पुश कर रहा है कि किसी न किसी प्रकार से चाइना को रोका जाए। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि यहाँ पर आपको एनालिसिस भी कुछ नया जानने को मिला होगा। वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और हाँ, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल को आगे बढ़ाने में योगदान देंगे। इसी प्रकार के आपको ज्वलंत विषयों के ऊपर, अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल फॉरेन पॉलिसी के ऊपर, फाइनेंस या अन्य इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर यहाँ इस चैनल से आपको वीडियो मिलते रहेंगे। वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।